नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो अक्सर जेआरएफ नेट आईसीएआर में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, और जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेंगे आपके लिए, जैसे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जितने एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनसे मुताल्लिक अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं विस्तार से हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या आंसर है और वो क्यों है, उसका रियल मीनिंग क्या है, इस सब में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is Sweden agriculture? Sweden agriculture is the name given to. Four choices are there: shifting cultivation, alley cropping, तोंगिया system और alley farming। तो इसमें आंसर रहेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब बेसिकली स्वीडन का मतलब क्या है? स्वीडन का मतलब ही इस वर्ड का ये है, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड देन बर्निंग दैट कंप्लीट लैंड। So basically this shifting cultivation, this which is also called slash and burn, and jhum cultivation also in our northeast region or in Bangladesh. So this is a very serious issue as far as northeast India is concerned. It is a common land use practice in northeast India. I was there in Arunachal Pradesh when I worked there as a chief conservator of forest and additional principal chief conservator of forest. Then at that time I myself noticed this very serious issue was there, because it results in degradation of forest as well as lead to soil erosion. So government of India is taking very seriously to convince these people there, tribals there, to do away with this practice, but it is still continuing. So there are different estimates. There are different estimates as far as this shifting cultivation is concerned in northeast India. For example, Forest Survey of India. Forest Survey of India का आंकड़ा है 1.73 मिलियन हेक्टेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का आंकड़ा है 2.80 मिलियन हेक्टेयर, और एफएओ का आंकड़ा तो इससे भी ज़्यादा है, 7.40 मिलियन हेक्टेयर। तो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं डिफरेंट एजेंसीज के। एक और चॉइस थी आपकी एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग और एले फार्मिंग इज सेम थिंग। अब एले का मतलब होता है पाथवेज। पाथ किसके बीच में? दो ट्रीज की रो होती हैं, और ट्रीज की रो के बीच में आप एग्रीकल्चरल क्रॉप रेज करते हैं। तो ये एक भी एग्रो फॉरेस्ट्री का एक मॉडल है टू डाइवर्सिफाई फार्म इनकम एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स एनहांसिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो दिस इज आल्सो वन सिस्टम। तो you can see in this picture also how this Leucaena leucocephala, that is called सुबबूल। सुबबूल की रो है और उसके बीच में मक्का लगाया हुआ है, मेज। एक आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटो है, एक आपकी colored photo है। And this alley cropping is also called hedge grow crop, because trees are there, trees are raised in the form of hedge, and in between two hedge rows, one plot of agricultural crop is raised. In this, so this is one agroforestry model. Next question is, which combination represent hearty medicinal system? So four choices are there: amla with turmeric as intercrop, mulberry with napier grass, mulberry means sahtoot, then poplar with wheat, and then acacia mengium with सीजम और तिल, जो इसमें से तेल निकलता है, एज इंटरक्रॉप। तो आंसर विल बी ए,
because amla is a fruit tree and turmeric is a medicinal species. It is very simple, it is not डिफिकल्ट. मलबरी आपका एक सिल्वीकल्चरल स्पीसीज हो गई, और ग्रास आपका ये तो पाउडर हो गया. देन पॉपुलर एंड वीट. पॉपुलर इज नॉट ए हॉटी स्पीसीज. देन अकेसिया मैंजियम इज आल्सो नॉट ए हॉटी स्पीसीज. देन देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल विच आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलर विद वीट, ये बड़ा कॉमन है इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा, एंड आल्सो इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो पॉपुलर का ये खासियत है, पॉपुलर वुड इज यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन यमुनानगर, लॉट ऑफ प्लाईवुड इंडस्ट्रीज आर देयर. देन पॉपुलर का एक खासियत है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन व्हीट इज सोन इट बिकम्स लीफलेस. जब वीट को आपकी ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत है उस समय पॉपुलर लीफलेस होता है और पूरा आपको सनशाइन अवेलेबल रहता है. और जो ही ये फरवरी मार्च का टाइम आता है इसमें पत्ते आ जाते हैं पॉपुलर में, तो उस समय वीट को इतनी ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, थोड़ी इसमें छाया की ज़रूरत रहती है. दूसरा मॉडल आपका एग्री सिल्वीकल्चर में है खेजड़ी. खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया. और प्रोसोपिस सिनेरेरिया विद पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा एंड मूंग मोठ जो कि दालें हैं. तो खेजड़ी का कम्बिनेशन बाजरा मूंग मोठ के साथ बहुत बढ़िया है. इससे खेजड़ी के भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड इज वेरी हाई. तो खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जो एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ कभी इसकी रूट इंटरफेयर नहीं करते. और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं रिसर्च प्लॉट्स में, वेयर इट इज फाउंड दैट वेयर द ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ खेजड़ी ट्रीज विद वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप हैज बीन एस्टिमेटेड. कि अगर 8 साल की आपकी पेड़ हैं तो कितनी डेंसिटी होनी चाहिए खेत में, अगर 10 साल के पेड़ हैं तो कितनी होनी चाहिए, अगर 15 साल का खेजड़ी का पेड़ है तो फिर कितनी डेंसिटी मेंटेन कर लें. तो किसान उससे काफ़ी फ़ायदा ले सकता है. नेक्स्ट मॉडल इज एग्री हॉर्टिकल्चर. इसका मतलब है एग्रीकल्चर विद फ्रूट ट्री. फॉर एग्जांपल लीची विद एनी एग्रीकल्चरल क्रॉप. ये बिहार में बहुत कॉमन है लीची के साथ. देन एग्री सिल्वी पास्चर, यानी कि आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप रहेगी, सिल्वीकल्चर में आपके फॉरेस्ट बेस्ड ट्री रहेंगे और पास्चर में आपका ग्रासेज रहेंगी. यानी कि जैसे राजस्थान में कैंकरस सिलियारिस बड़ी कॉमन है, दामन ग्रास, फॉडर है, आइलेंथस एक्सेल्सा जिसको वहाँ आर्डू बोलते हैं, और कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप साथ में हो सकती है, मे बी वीट, मे बी ग्राम और मे बी पर्ल मिलेट. तो दिस मॉडल इज कॉल्ड एग्री सिल्वी पास्चर. देन हॉर्टी ओलेरी कल्चर. इसमें आपके फ्रूट ट्रीज विद वेजिटेबल, इसको कहते हैं हॉर्टी ओलेरी कल्चर. देन अनदर मॉडल, वेरी फेमस मॉडल इज एक्वा फॉरेस्ट्री. एक्वा फॉरेस्ट्री में आपका फिश, प्रॉन या क्रैब आर रियर्ड विद ट्रीज. ये आपका खारे पानी में होती है. तो ये आपका जैसे सुंदरबन के आसपास के इलाके हैं जहाँ सी शोर का इलाके, जहाँ से समुद्र का खारा पानी आता है, बे ऑफ बंगाल का, तो वहाँ ये काफ़ी प्रैक्टिस की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर. इसको कहते इज लोकेटेड वेयर. वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री का शॉर्ट नेम है इक्राफ, ICRAF, यानी कि इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री. तो चॉइसेस हैं, मनीला में है, बॉन में है, नायरोबी केनिया में है, या बोगोर में है. इसका आंसर है सी, दैट इज नायरोबी केनिया. और इसकी वेबसाइट है आपकी ये worldagroforestry.org. तो ये बड़ी फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है विच कंडक्ट रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री एट ग्लोबल लेवल.
इसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में है जहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की जाती है। एंड इट इज़ ए सेंटर ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट दैट हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज फॉर द लोकल पीपल एंड फॉर द एनवायरनमेंट। तो आप इसमें और क्या क्या इसके प्रोग्राम्स हैं आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया। वो पहले वाला प्रश्न में था कि ग्लोबल लेवल पे वो एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जो कि नायरोबी केनिया में है, और ये है रिगार्डिंग इंडिया। तो चॉइसेस हैं न्यू दिल्ली, देहरादून, कोयम्बटूर एंड झांसी। तो इसका आंसर है झांसी, दैट इज सीरियल नंबर डी, चॉइस डी। और इसको बोलते हैं सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेबसाइट इज गिवन हेयर। एंड इसका मेन काम है इस इंस्टीट्यूट का टू डेवलप मॉडल्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। एज यू नो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन इंडिया and these zones are formed with respect to soil type, climate, rainfall, etc. तो कौन से एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेंगे वो ये रिसर्च कंडक्ट करके फर्दर एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंशन के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये पर्टिकुलर मॉडल को अपनाएंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज 6 F's delivered by agroforestry do not include। एग्रोफॉरेस्ट्री के द्वारा 6 F डिलीवर किए जाते हैं, वो उसमें ये कौन सा शामिल नहीं है? रूट, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फाइबर एंड फर्नीचर। तो इसका आंसर है लास्ट वाला ई, फर्नीचर इसमें नहीं आएगा। तो ये 6 F कौन कौन से हैं जो कि एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल से मिलते हैं? फूड, फ्रूट, फॉडर, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फाइबर। फूड तो आपका एग्रीकल्चर क्रॉप से भी आ सकता है, फूड आपका ये हॉर्टिकल्चर से भी आ सकता है, और आपका फॉडर आपकी ग्रासी लग सकती हैं एग्री सिल्वी पार्सल मॉडल में। फ्यूल वुड तो आपके जितने भी आपके पेड़ लगा रहे हैं सभी में फ्यूल वुड बन सकती है। फर्टिलाइजर उसके जो रिसाइकलिंग होती है आपके लीव्स की एंड ट्विग्स, तो दे go to soil and after decomposing their decaying process they become fertilizer, convert into fertilizer। and फाइबर कुछ ऐसे ट्री स्पीसीज हैं जिसमें फाइबर भी मिलता है, या ग्रासीज ऐसी होती हैं जो कि फाइबर के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए फार्मर प्लांट्स यूकलिप्टस इन हिज फील्ड एट ए स्पेसिंग ऑफ 3 मीटर बाई 3 मीटर। 3 मीटर यानी कि रोड बिटवीन 2 रोड ऑफ यूकलिप्टस। रोड टू रोड डिस्टेंस 3 मीटर है एंड विद इन 1 रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 3 मीटर है। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे 1 हेक्टेयर में? अप्रोक्सीमेट ये बोल रहा है। तो चॉइसेस है आर गिवन। तो इसमें सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर कितना मीटर में मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू रिमेंबर 100 मीटर बाई 100 मीटर, यानी कि 10⁴ स्क्वायर मीटर। तो नंबर ऑफ प्लांट निकालने के लिए आप 1 हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए स्क्वायर मीटर में, 100 × 100 डिवाइडेड बाई जो आपका स्पेसिंग दी हुई है 3 × 3, सिंपल। और आपका आंसर आ जाएगा 1111, यानी कि आपका जो पूछा गया है इसके अप्रोक्सीमेट, तो आपका ए के आसपास ही है, तो 1100 आपका आंसर आ गया। इट इज़ वेरी सिंपल, but you must know how to convert hectare into square meter। Another numerical can be, उसमें पहले वाले में हेक्टेयर दिया हुआ था, इसमें एकड़ दिया हुआ है कि सेम स्पेसिंग है 3 मीटर बाई 3 मीटर। तो 1 एकड़ में कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे?
तो सेम आप पहले की तरह निकाल लीजिए, पहले 1 हेक्टेयर की निकाल लीजिए, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में था 1111। अब यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन हेक्टेयर एंड एकड़। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.5 एकड़, वैसे एग्जैक्टली होता है 2.47 एकड़, तो 2.5 एकड़ पकड़ लीजिए। तो देन डिवाइड इट बाई 2.5, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, तो आपका ये 1111 को अगर 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल कम गिव दी प्लांट इन 1 एकड़। तो आपका आंसर आ जाएगा 450। अप्रोक्सीमेट पूछा है इसमें, आपका इसमें चॉइस इज सी, 450। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन हाईली डिग्रेडेड एरिड साइट विद पुअर सॉइल डेप्थ विच स्पीशीज परफॉर्म बेस्ट। पुअर सॉइल डेप्थ में आपका कौन सी स्पीशीज इन चारों में से बेस्ट परफॉर्म करे। प्रोसोपिस दे रखा है, मोरिंगा दे रखी है, टीक दे रखा है और मलबरी दे रखी है। टीक सबको पता है, बेस्ट टिम्बर ऑफ इंडिया। मलबरी में सहतूत, मोरिंगा जो ड्रमस्टिक होता है, और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो आंसर इज ए। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा दैट इज आल्सो कॉल्ड विलायती बबूल, दिस रिक्वायर्स वेरी शैलो सॉइल। ये किसी भी डिग्रेडेड सॉइल में आ सकती है। इट इज स्प्रेड, इट इज ऑलमोस्ट ए वीड, इट कम्स अप लाइक ए वीड एंड वेरी अग्रेसिव कॉलोनाइजर। तो ये आपका बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा इंडिया में, तमिलनाडु में। तो उसके बाद ये सारे इंडिया में फैल गया। उस समय तो ये लगाया गया था जस्ट टू फुलफिल फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट ऑफ एरिड ट्रैक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बट मेन क्वेश्चन इज कि पुअर सॉइल डेप्थ में बाकी 3 स्पीशीज नहीं आएंगी आपकी। दे रिक्वायर वेरी डीप सॉइल डेप्थ, गुड सॉइल डेप्थ। पुअर में आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बहुत इजीली आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट वुड लॉग्स फ्रॉम। 4 चॉइस दे रखी हैं। तो इंडिया जो है ये घाना से भी मंगवाता है, इक्वाडोर आपका साउथ अमेरिकन कंटेंट में कॉन्टिनेंट में है, कांगो आपका अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो यूएसए से हम कोई वुड लॉग्स नहीं मंगाते। आंसर इज ए। हाँ, यूएसए से न्यूज प्रिंट जरूर मंगवाते हैं, लेकिन राउंड लॉग नहीं मंगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल वुड कंजम्पशन इन इंडिया इज अराउंड, एक रेंज दी हुई है आपको, 100 to 150 मिलियन टन, 150 to 200 मिलियन टन, 200 to 300 मिलियन टन एंड 300 to 400 मिलियन टन। तो कॉमन व्यू क्या है? तो आंसर इज सी, क्योंकि बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं। जैसे आपका एफएसआई का एक एस्टिमेट है, एफएओ का एस्टिमेट है, सीएससी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का न्यू दिल्ली, इनका एक एस्टिमेट है। लेकिन सारे एस्टिमेट्स आपके 200 से 300 मिलियन टन के बीच में ही आते हैं। तो इसलिए प्रॉपर चॉइस ही, करेक्ट चॉइस ही सी। अगर ये मिलियन क्यूबिक मीटर में पूछा है तो इसको मिलियन टन को मिलियन क्यूबिक मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है ये रिलेशन फिजिक्स में, डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है कि मिलियन क्यूबिक मीटर में, तो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। तो मिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन टन ऊपर रख दीजिए, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एक कॉमन डेंसिटी अडॉप्ट कर लेते हैं 0.67 और 0.66, तो इट विल बी अराउंड 322 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो मिलियन क्यूबिक मीटर हमेशा ज़्यादा होगा और मिलियन टन जो है वो कम रहेगा बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ द गिवन वुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज वुड रिक्वायरमेंट वुड इज फुलफिलिंग फ्रॉम वेयर? कंट्री के रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आ रही है, या इंपोर्ट से आ रही है,
या ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी कि TOF इससे फुलफिल हो रही है, या फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो लगभग लगभग सभी स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, तो कहाँ से फुलफिल हो रही है? इसका आंसर है सी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री से हम फुलफिल कर पा रहे हैं हमारा जो ये राउंड लॉग का रिक्वायरमेंट। लगभग 60% नहीं, 65 to 66% ऑफ वुड रिक्वायरमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड थ्रू ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। और रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से तो हार्डली 3-4% ही टिम्बर आ पा रही, क्योंकि ज़्यादा फैलिंग अलाउड नहीं, और हमारे जंगलों में इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है भी नहीं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में फ़िलहाल हमारा जो एरिया है वो लगभग 8% है ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया, दैट अमाउंट टू अबाउट 25 मिलियन हेक्टेयर एज पर काफरी झांसी, उनकी एस्टीमेट के अनुसार। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको अभी बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है, 50 मिलियन हेक्टेयर तक ये आराम से जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा ध्यान दे। इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि फ्यूल वुड की डिमांड जो हमारी है वो है लगभग 228 मिलियन टन, और सस्टेनेबल सप्लाई हो रही है हमारी केवल 128 मिलियन टन। तो गैप आपका 100 मिलियन टन का है, जो कि अनसस्टेनेबली तरीके से जंगलों से निकाली जा रही है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, क्योंकि अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट हो रहा है फायरवुड का। इसी तरह से आपका फॉडर देख लीजिए, रिक्वायरमेंट तो 1500 में मिलियन टन के आसपास है, जो सस्टेनेबल सप्लाई है वो लगभग 741 है, और बैलेंस 853 मिलियन टन जो है वो अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग है। तो ये आपकी फाइंडिंग्स हैं टेरी की। टेरी में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में है। पहले इसको टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे, अब इसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। उनकी ये फाइंडिंग्स हैं कि गैप बहुत ज़्यादा है हमारे डिमांड में, सस्टेनेबल सप्लाई में, और जो गैप है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीलिया डूबिया बेस्ड एग्री सिल्वी सिस्टम इज मोर कॉमन इन, कौन से एरिया में, रीजन में ये मीलिया डूबिया बेस्ड एग्री सिल्वी सिस्टम एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉमन है? डेक्कन प्लेटो, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न प्लेन्स और वेस्टर्न प्लेन्स। तो आंसर इज ए, दक्षिण भारत में मीलिया डूबिया काफ़ी फेमस है। नॉर्थ इंडिया में है मीलिया अजीडारात, कुछ इसके मॉडल्स हैं। मीलिया अजीडारात बोलते हैं बकैन को, और मीलिया डूबिया इज मोर कॉमन इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा वगैरह में ये बड़ा कॉमन है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज कवर्ड अंडर ड्राई लैंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सारे जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज जो है ड्राई लैंड में आता है? तो आंसर ये परसेंटेज में 40%, 50%, 60% और 70%। तो आंसर इज डी। वाई आंसर इज डी? बिकॉज ड्राई लैंड कंसिस्ट ऑफ mainly 3 category of lands: arid land, semi-arid land and dry sub-humid area, ये dry sub-humid land। तो हमारे देश में एरिड लैंड का पोर्शन है लगभग 15.8%, सेमी एरिड लैंड है 37.6% एंड ड्राई सब ह्यूमिड लैंड है लगभग 16.5%। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये बनता है 69%। तो देयरफॉर इंडिया हैज़ अबाउट 69 और 70% ऑफ ड्राई लैंड इन द कंट्री, यानी कि हमारा लगभग 70% जोग्राफिकल एरिया ड्राई लैंड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ड्राई लैंड्स का
एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है? मोर देन 3/4, लेस देन 3/4, नेक्स्ट चॉइस इज मोर देन 2/3, नेक्स्ट चॉइस इज लेस देन 2/3। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरिडिटी इंडेक्स होता क्या है। तो आंसर तो है इसका डी, लेस देन 2/3। तो एरिडिटी इंडेक्स होता क्या है? ये दिस इंडेक्स इज प्रेसिपिटेशन बाई पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी कि पी डिवाइडेड बाई पेट रेशो। ये रेशो है प्रेसिपिटेशन और पेट का। पेट होता है पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी कि आपका प्रेसिपिटेशन कितना आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ रेनफॉल, और अगर पहाड़ी एरिया है तो इन दी फॉर्म ऑफ स्नोफॉल और स्लीट, और या कभी हेल स्टॉर्म भी आ सकते हैं। तो लेकिन ये यहाँ ज़्यादा बात हो रही है एरिड रीजन की, तो रेनफॉल ही आएगा। तो प्रेसिपिटेशन कितना है और कितना पानी एवेपोरेट हो रहा है। तो अगर ये रेशो 0.65 से कम है तो वो ड्राई लैंड में आएगा, यानी कि ड्राई लैंड का जो एरिडिटी इंडेक्स है वो लेस देन 2/3 होता है। मोर देन अगर 2/3 हो जाएगा, यानी कि मोर देन 0.65, तो वो ह्यूमिड एंड कोल्ड कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हो गया। इसमें जैसे हाइपर एरिड जोन है तो उसका पी और पी ऑब्लिक पेट रेशियो जो है वो लेस देन 0.05 है, यानी कि प्रेसिपिटेशन हाइपर एरिड में बहुत कम होता है और पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह एरिड रीजन की रेंज है 0.05 से 0.2। इसको इस तरह से समझिए कि एरिड रीजन में मान लीजिए प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर 200 mm है, जो कि हमारे थार डेजर्ट में कॉमन है, 200 mm एवरेज रेनफॉल है और पीईटी वहाँ 1000 mm, तो आपका जो 200 डिवाइडेड बाई 1000, 200 mm डिवाइडेड बाई 1000 mm, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 0.2, यानी कि वो एरिड की जोन में एरिड के रेंज में आ गया, 0.05 टू 0.2 वाली रेंज में आ गया। तो इन दिस वे इट इज क्लियर दैट व्हेन दिस रेशियो बिकम्स मोर देन 2/3, it becomes humid and cold climatic zone. If it is less than 0.65 or 2/3, it becomes ड्राई लैंड। और ड्राई लैंड की ये 4 कैटेगरी यहाँ दिखाई हुई है: हाइपर एरिड, एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब। और यहाँ आपका दिखाया गया है कि इंडिया में लगभग अपना एरिया है 328 मिलियन हेक्टेयर जोग्राफिकल एरिया, तो उसका आप 69% हमारे यहाँ ड्राई लैंड है, जो आपका एक्सट्रीम राइट कॉलम है। तो इंडिया का ड्राई लैंड बनता है लगभग 226 मिलियन हेक्टेयर। तो ये अफ्रीका का दिखाया हुआ है, एशिया का दिखाया हुआ है। तो इंडिया में तो ड्राई लैंड है लगभग 69% और 70% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। बट ड्राई लैंड अगर ओवरऑल अर्थ पे देखें तो लगभग 47% है अर्थ के जोग्राफिकल एरिया का। एंड इनहिबिटेड बाई मोर देन 2 बिलियन, 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ड्राई लैंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी कैनाल रनिंग थ्रू थार डेजर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर? देखिए, इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये लाइफ लाइन है थार डेजर्ट की, और ये इसका चॉइस है ए, पंजाब से ये ओरिजिनेट होती है। ये पंजाब के हरीके एक जगह है, हरीके बैरेज, जो जहाँ हरीके में ये कन्फ्लुएंस होता है सतलुज और ब्यास रिवर्स का, वहाँ ये बैराज बना करके ये कैनाल लाई गई है बहुत सालों से। तो इसको पहले राजस्थान कैनाल बोला जाता था। ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की। ये पंजाब के हरीके से शुरू होके आपका गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर
तक जाती है। और जोधपुर का ड्रिंकिंग वाटर भी इसी से अलग पाइपलाइन से निकाली हुई है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के नाम से। वो जोधपुर शहर का पानी भी इसी से आता है। तो ये जो हरीके जगह है ये एक बड़ी वेटलैंड है, रामसर साइट में कन्वर्ट होती है। रामसर वेटलैंड का इसको दर्जा मिला हुआ है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। और एक ये बर्ड सेंचुरी है, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड बहुत आते हैं। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन पंजाब, हरीके, हरीके वेटलैंड, आल्सो बर्ड सेंचुरी। Next question is, our National Forest Policy 1988 does not mention about which of the following। देखिए अभी जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चल रही है वो 88 की चल रही है। इससे पहले थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, आज़ाद भारत की बात करें तो पहली 1952 में आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 88 में आई। तो अभी तक वही चल रही है 88 वाली। तो इसमें चॉइस हैं आपकी, इंक्रीजिंग कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट, फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, तीसरा है अनक्रेजिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और चौथा है चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड डून्स विच आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान। तो इसका आंसर है ए, इंक्रीजिंग कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट। देखिए 88 में ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और कार्बन स्टोरेज ये उस समय इशू नहीं था। 88 में मैं खुद इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में प्रोबेशन पे था, ट्रेनिंग में था। तो उस समय ये पॉलिसी नई नई आई थी, तो उस समय क्लाइमेट चेंज वाला इशू था ही नहीं। ये तो 1992 में आया जब अर्थ समिट हुआ था, जिसको रियो समिट भी बोलते हैं। तो उस समय ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये सब पिक्चर में आई थी, और 93 में ये साइन हुई थी। तो तब ये सारा इशू आया था, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन स्टोरेज और क्लाइमेट चेंज का मामला और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मामला। तो 88 वाली जो हमारी पॉलिसी है उसमें ये कार्बन स्टोरेज और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल को ये काम दिया गया था 2015 के आसपास कि आप ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88 को रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने काफ़ी काम करके, प्रोफेसर ने, टीम ने एज ए टीम वर्क उन्होंने एक पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को रिव्यू किया, रिवाइज किया और इसको ड्राफ्ट फॉर्म में सबमिट किया अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। लेकिन आज तक वो फाइनलाइज नहीं हुई। वेबसाइट पे भी डाली गई थी कुछ चर्चा के बाद मंत्रालय ने, लेकिन उसके बाद काफ़ी ऑब्जेक्शन वगैरह आए, तब से वो ठंडे बस्ते में ही है। और अभी तक हम 88 की ही पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, जबकि बड़े नए नए इश्यूज आ गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया 2006, सस्टेन्ड यील्ड ऑफ टिम्बर की पहले बात होती थी, अब उसकी जगह इकोसिस्टम सर्विसेज आ गई। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की ज़्यादा बात होने लग गई। ये आपका क्लाइमेट चेंज इशू आ गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें डाली गई थी। अर्बन फॉरेस्ट्री पे ज़्यादा एम्फेसिस आ गया। तो लेकिन अब वो क्यों नहीं लागू हो रही है, तो ये तो मंत्रालय वाले ही बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंस्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपके सिलेबस में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेंशन है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का भी मेंशन है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये दो बड़े प्रोमिनेंट एक्ट हैं अपने इंडियन फॉरेस्ट में। तो इन चारों में से कौन सा वो है प्रोटेक्टेड एरिया जो इस एक्ट में नहीं कवर होता है? इसका आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। जो बाकी तीन लिखे हुए हैं, कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, और इसके अलावा एक और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये चार कवर होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। चैप्टर 4 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें ये सारे आ जाते हैं।
कि किस तरह से नेशनल पार्क कंस्टिट्यूट किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, किस तरह से कंजर्वेशन रिजर्व बनाना है, किस तरह से कम्युनिटी रिजर्व बनाना है, इनमें क्या फ़र्क है। तो ये सारे तो आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कंस्टिट्यूट होता है अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम। अब यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। और मैप प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत ये बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये भी एक किस्म का प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है। इसमें एक कोर एरिया होता है इनर, उसके बाद बफर जोन होता है, उसके बाद एक आउटर एरिया होता है। और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोर एरिया में तो कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं है, जैसे उसमें कोई ट्री फेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, केवल रिसर्च पर्पज़ के लिए ही आप वहाँ काम कर सकते हैं। और बफर जोन में कुछ एक्टिविटीज परमिटेड हैं और आउटर में और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज परमिटेड है। लेकिन आउटर जोन में भी आपका जो एग्रीकल्चर होगी वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्ट केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। सब ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ यूज करनी है आपको, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करने हैं। तो इस तरह से ये बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल डेवलप किया जाए जिसमें आपका इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चल सके, लोगों को जोड़ करके। तो ये मैंने बताया है इस स्लाइड में कि कंजर्वेशन रिजर्व और जो कम्युनिटी रिजर्व है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही इनको बनाया जाता है, इनको नोटिफाई किया जाता है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जो हैं ये एक किस्म के माइग्रेशन कॉरिडोर या कनेक्टर हैं बिटवीन टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ से माइग्रेशन के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए ये बीच में जगह होती है। तो इफ़ दैट प्लेस कनेक्टिंग प्लेस दैट इज कम्प्लीटली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट तो इसको अपन कंजर्वेशन रिजर्व नाम दे देते हैं। अगर वो कम्युनिटी का लैंड है तो उसको कम्युनिटी रिजर्व नाम दे देते हैं। हालांकि कम्युनिटी का रोल प्रोटेक्शन में दोनों जगह होता है, चाहे वो कंजर्वेशन रिजर्व हो चाहे वो कम्युनिटी रिजर्व हो। और इसमें बताया कि टिल दिसंबर 2020 हमारे देश में 214 कम्युनिटी रिजर्व है। ज़्यादातर कम्युनिटी रिजर्व हमारे नॉर्थ ईस्ट में और 97 हमारे इस समय कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, जो कि वो दिसंबर 2020 का ये डेटा है। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व एस्टेब्लिश हुआ था। और इसी तरह से ये केशवपुर चांब ऑफ पंजाब ये पहला कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई हुआ था 2007। और जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी फॉरेस्ट हमारे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपके देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में ही नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, यहाँ पे आपका मैक्सिमम कम्युनिटी रिजर्व है। और मैक्सिमम कंजर्वेशन रिजर्व आपके JNK में है, उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैज 6 नेशनल और इंटरनेशनल डेजिग्नेशन। 6 नेशनल और इंटरनेशनल डेजिग्नेशन कौन से नेशनल पार्क को मिले हुए हैं? जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी डेजिग्नेशन, ये टाइगर रिजर्व भी हो, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। तो वो कौन सा पार्क है नेशनल पार्क? चॉइस है मानस, सुंदरबन, काजीरंगा एंड सिमलीपाल। मानस आपका आसाम में है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा भी आसाम में है और सिमलीपाल उड़ीसा में। तो इसका आंसर है ए। जो मानस है वो आपका इतना पिकुलियर जगह है कि आपका ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उसको डिक्लेयर किया हुआ है यूनेस्को ने।
तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये साइट होती है साइट हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर कन्वेंशन रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो मानस को ये यूनेस्को ने ये हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। टाइगर रिजर्व ये हमारे मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया हुआ है इसको, क्योंकि टाइगर भी यहाँ पाया जाता है। नेशनल पार्क भी ये है। बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको डिक्लेयर कर रखा है यूनेस्को मैप प्रोग्राम में। एलिफेंट यहाँ पाए जाते हैं तो एलिफेंट रिजर्व का दर्जा भी इसको दिया हुआ है। और बर्ड यहाँ नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन हर बर्ड स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। तो यही एक नेशनल पार्क है इंडिया का जिसको ये 6 नेशनल या इंटरनेशनल डेजिग्नेशन मिले हुए हैं। तो बहुत अच्छा इलाका है। यहाँ वन हॉर्न राइनो भी मिलता है और वाइल्ड बफेलो, ये 2 मैमल बड़ी प्रजातियां हैं जो बहुतायत में पाई जाती हैं अलॉन्ग विद टाइगर। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपका टोटल इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर है। 20%, 25%, 30% और 35%। तो आंसर है बी, यानी कि 25%। तो सारे इंडिया का जैसे हमारा फॉरेस्ट कवर है आजकल, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर देखें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की एफएसआई की, उसके हिसाब से हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लगभग 24.62% है ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया। इसका 1/4 जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो आंसर इज बी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन, ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर 2011 से लेकर 2021 के बीच अबाउट 4257 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया है डिसअपियर्ड। तो ज़्यादा कारण तो झूम कल्टीवेशन की वजह से है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से कि 4000 से ज़्यादा 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट यहाँ डिक्रीज हो गया, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कारण है। और फॉरेस्ट कवर को यहाँ बचाना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत प्रयास कर रही है कि वहाँ के लोगों को कन्विंस किया जाए कि ये झूम कल्टीवेशन से हट करके जंगलों को रिहेबिलिटेट किया जाए और इस तरह की कल्टीवेशन की जाए जो स्थायी हो और जो पर्यावरण को वहाँ ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। नेक्स्ट इज which of the following act or statutes are not dealt by नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हमारा पर्यावरण के मुताल्लिक सारे मैटर डील करता है। तो ये 5 एक्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन से एक्ट वो डील नहीं करता है। तो आंसर है बी, यानी कि 1 and 2 ऑन, यानी कि पहला जो है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, FRA 2006। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो चॉइस है बी, यानी कि पहले 2 1 और 2 जो हैं, इन दोनों एक्ट को ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील नहीं करता है। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो मुद्दे आते हैं वो ये 7 एक्ट के तहत आते हैं। ये जो लिखा हुआ है, एक वाटर एक्ट है हमारा 1974 का सबसे पुराना, दूसरा वाटर सेस एक्ट है 1977 का, तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, चौथा है द एयर एक्ट 1981, पांचवा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 का, और फिर है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। इन 7 में इफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट ही वांट्स कंपनसेशन एंड रिलीफ फॉर सम डैमेज, तो वो ग्रीन ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकता है। तो इसी साथ में ही वो सुनवाई करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो डील नहीं करता और FRA यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी वो डील नहीं करता।
नेक्स्ट है विच बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज मैक्सिमम एरिया। बायोजियोग्राफिक जोन कितने हैं अपने देश में? 10। देर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन। और इसका आंसर है सी, डेक्कन प्लेटो। आपका जो डेक्कन प्लेटो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक रीजन है। और डेक्कन प्लेटो कवर्स ऑलमोस्ट ऑल दी सदर्न स्टेट्स, राइट फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्रा। तो इसलिए ये और बायोजियोग्राफिक जोन की तुलना में इसका आकार बड़ा है, एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है अंडमान निकोबार। चॉइसेस हैं आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो एरिया वाइज देखें तो देखिए मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट तो राजस्थान है इंडिया का। और लेकिन आंसर है अंडमान निकोबार आइलैंड, इसका एरिया मात्र 8247 यानी कि 8200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, जबकि मध्य प्रदेश का है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया। लेकिन ये जो छोटी सी यूटी है अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 9 नेशनल पार्क हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ग्रेट निकोबार। और मध्य प्रदेश और आइलैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड में नेशनल पार्क तो दोनों में बराबर हैं 9, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जाता है और क्रेडिट जाता है वहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिन्होंने बहुत काफ़ी पहले, आज से 30-40 साल पहले इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ डिक्लेयर करवाई और नेशनल पार्क बनवाए, जिसकी वजह से वहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ है एरिया को और जंगल थोड़े बचे हुए। नेक्स्ट है आउट ऑफ अबाउट 6.60 लाख, यानी कि 6,60,000 गांव हैं हमारे इंडिया में लगभग। तो उनमें से कितने, हाउ मैनी आर लोकेटेड इनसाइड और अराउंड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि फ्रिंज विलेजेस की तादाद परसेंटेज वाइज कितनी है? 10%, 25%, 40% और 50%, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। तो आंसर इज बी। और एफएसआई के हिसाब से एग्जैक्ट इसका फिगर है 27%। तो लेकिन अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आंसर 25% बोला जाएगा, यानी कि 6,60,000 गाँव में से लगभग 1,80,000 गाँव हमारे फॉरेस्ट के अंदर हैं या फॉरेस्ट के आसपास हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा आता है। और मोर देन 35 करोड़ आउट ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, 35 से 40 करोड़ हमारी जो कम्युनिटी है गांव के आसपास रहती है और वनों के आसपास रहती है और वनों पे ही निर्भर करती है फॉर देयर लाइवलीहुड एंड सबसिस्टेंस। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज कैरी मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अगर वैल्यूएशन किया जाए, वैल्यूएशन मतलब उसकी मॉनेटरी टर्म में उसकी वैल्यू निकाली जाए पर हेक्टेयर, तो कौन सी सर्विसेज इकोसिस्टम सर्विसेज? देखिए 4 किस्म की इकोसिस्टम सर्विसेज होती है। प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, रेगुलेटिंग काइंड, कल्चरल काइंड एंड सपोर्टिंग काइंड। तो ये एक रिसर्च कंडक्ट हुई है, बहुत सारी स्टडीज हैं, उसमें ये पाया गया है कि रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जो है ना, जो यहाँ बी चॉइस है, दे कैरी मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू पर हेक्टेयर पर ईयर इन केस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। रेगुलेटिंग काइंड में क्या क्या आ जाता है? क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन,
पॉलिनेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें रेगुलेटिंग इकोसिस्टम सर्विसेज में आती हैं। तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन बेनिफिट्स फ्रॉम ए नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कवर्ड अंडर विच इकोसिस्टम सर्विस। वही चार दी हुई हैं आपकी और आंसर वही रेगुलेटिंग होगा, क्योंकि सॉइल इरोजन प्रिवेंशन बेनिफिट भी रेगुलेटिंग इकोसिस्टम में, रेगुलेटिंग इकोसिस्टम सर्विसेज के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयाज जनरली लाइज अबव। देखिए ट्री लाइन जो है वेस्टर्न हिमालयाज में आपका कितने मीटर के पर शुरू होती है। ट्री लाइन वो होती है जिस लाइन के बाद कोई आपका ट्री ग्रो नहीं करता, परमानेंट स्नो रहता है। तो वेस्टर्न हिमालय में ये है लगभग 3500, 3500 मीटर। चॉइस ही डी, करेक्ट चॉइस ही डी। लेकिन ईस्टर्न हिमालय की अगर बात करें, वेस्टर्न हिमालय का मतलब है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, और ईस्टर्न हिमालय का मतलब है आपका सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्टर्न हिमालय में ये लाइन आपकी लगभग 4000 मीटर से शुरू होती है, यानी कि 3500 से ज़्यादा। कारण है क्योंकि वहाँ मॉनसून की रेनफॉल ज़्यादा होती है, इस वजह से ये लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ है, अबाउट 4000 मीटर पे। ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत से फ़र्क हैं वेस्टर्न हिमालय की वेजिटेशन में और ईस्टर्न हिमालय की वेजिटेशन में। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न हिमालय में जितने कॉनिफर हैं इतने कॉनिफर वहाँ नहीं पाए जाते ईस्टर्न हिमालय। लेकिन ओक्स की वैरायटी और रोडोडेंड्रॉन की वैरायटी आपकी ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न हिमालय। तो ये फ़र्क है दोनों हिमालय। लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो कि एक आपका विलायती बबूल जिसको कहते हैं, ये एक एक्जोटिक ट्री है। ये कहाँ से आया, ये नेटिव कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया से आया, साइबेरिया से आया, या अफ्रीका से आया, या फिर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आया? तो आंसर है डी, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का भी मेक्सिको से ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु, और जस्ट टू फुलफिल दी फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये बड़ी जल्दी कॉलोनाइज कर लेता है एरिया को और बड़ा इजीली ग्रो होता है। सॉइल डेप्थ पुअर हो तो भी आ जाता है, बट थोड़ा सा इसको सनशाइन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वीड की तरह आएगा, सीड गिरे और सीडलिंग अपने आप जर्मिनेट हो। तो ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की खासियत है। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो इस तरह के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया, ऐसे वीडियो मैं और लाऊंगा। ये आपका पार्ट 1 था, तो ऐसे ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, कम से कम 7-8 पार्ट तो मिनिमम मैं कवर करूँगा ही करूँगा, ईच कंटेनिंग 25 to 30 क्वेश्चन इसके बीच में रहेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगे इसके कंटेंट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने बेनिफिट के लिए। थैंक यू सो मच।